Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, राइट? तो देखिए, अभी तक जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले देख लिया था कि जनरल सॉल्यूशन होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. सारे क्वेश्चन में ही अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हुए आ रहे हैं. नेक्स्ट थिंग हमने क्या बात किया, हमने बात किया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें QX हो जा रहा था 0 और उसके बाद हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकाल के सॉल्व करते थे, जिसमें 3 केसेस थे. ठीक है, रियल अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स. नेक्स्ट थिंग हमने बात किया नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें QX इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था. उसके लिए हम क्या कर रहे थे, सॉल्व पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकाल रहे थे. तो उसके भी हमने 4 केसेस देखे. 4 केसेस, पहला क्या था, e⁴ax वाला फॉर्म था. दूसरा था sin ax प्लस b और cos ax b वाला. थर्ड था हमारा x⁻m वाला फॉर्म था. और फोर्थ था हमारा कॉम्बिनेशन था. कॉम्बिनेशन में भी 2 टाइप थे हमारे. फर्स्ट टाइप था क्या, एक्सपोनेंशियल, और दूसरा वेरिएबल vx जो था वो साइन भी हो सकता था या x⁻m भी हो सकता था. टाइप 2 देखा हमने जो था x⁻m फॉर्म में, और दूसरा वेरिएबल sin ax या cos ax प्लस b हो सकता था. तो दोनों सॉल्यूशंस को मिला के हमें मिलता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल. दोनों को मिला के हमको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता था, राइट? अब फिर बात की हम किसका, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बात की, जिसमें जो इक्वेशन था उसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जिसमें सिंपल सा हमें क्या करना था, x को पुट करना था e⁻z से, मतलब कि क्या, z इज इक्वल टू ln x पुट करना था, और x dy जो था वो हमारा थीटा y के इक्वल आ गया था. तो वैसे करके हमने कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया था. फिर हम किस में शिफ्ट हुए, हम शिफ्ट हुए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है, अब अभी तक जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो किसका चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो एक स्पेशल केस है किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का. फर्स्ट जो मेथड था फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो क्या था हमारा, वो था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो मैंने ये जोड़ दिया था आपको कि आप कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो सबसे पहले आप उसको कोशिश करोगे किससे सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने का. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए. जब हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस वाले फॉर्म से भी नहीं बन रहे थे, तब हम किस में शिफ्ट किए थे, तब हम शिफ्ट किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर कोई क्वेश्चन है dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx के फॉर्म में है, तो उसको हम डायरेक्टली किसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन पे सॉल्व कर सकते हैं. अब हम चलते हैं थर्ड मेथड में. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड है ये. ठीक है, तो अभी तक उसी का सॉल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको आप नया टॉपिक मत समझिएगा, वो सॉल्यूशन चलते ही जा रहा है, राइट? तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें ये बात करने वाले हैं कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का है, mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0. मतलब कि क्या, देखो m और n क्या है, फंक्शंस ऑफ x एंड y है. ठीक है, x और y के फंक्शंस है. मतलब कि क्या, फर्स्ट क्लास को आप रिकॉल कीजिए, अगर कोई भी फंक्शन में 2 या 2 से ज्यादा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसका मतलब क्या, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बात होगा, पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है x और y. ठीक है, m भी है क्या, फंक्शन ऑफ x और y का, और n भी है फंक्शन ऑफ x और y का. तो अगर कोई इस फॉर्म में है फंक्शन, ठीक है, m dx प्लस n dy के फॉर्म में है फंक्शन, तो मैं बोलता हूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा. क्या कंडीशन, तो अगर मैं लिखूं यहां पे कंडीशन फॉर
एग्जैक्टनेस, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने का क्या कंडीशन है इसका? तो कंडीशन ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को लूं और पार्शियल डिफरेंशिएशन करके किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, y के, और इसको मैं सॉल्व करूं, और ये हो गया ये, ठीक है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y और इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि क्या, देखिए यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर किसी एक को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो दूसरा वाला टर्म उस क्या होगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं यहां पे तो x कांस्टेंट होगा, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y कांस्टेंट होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन करने से दोनों फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x अगर इक्वल आता है तो मैं बोल सकता हूं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर मुझे पता चलता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू c, ठीक है। ये होगा इसका सॉल्यूशन। इसमें पर एक कैच है, क्या कैच है, m dx, तो मैंने क्या बोला कि यहां पे इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे मैं लिखूंगा y as कांस्टेंट, ठीक है, y as कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि m का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो सारे y के टर्म्स को मैं कांस्टेंट लूंगा, और यहां पे जब n का इंटीग्रेशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y तो यहां पे एक कंडीशन है, देयर शुड नॉट बी एनी x टर्म, मतलब कि जो भी मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं उसमें n के सारे x टर्म को हटाकर, जहां जहां पे x है उसको हटाकर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब क्या कॉमन सेंस बोलता है हमारा, ये बोलता है कि अगर भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेफिनेटली नॉन एग्जैक्ट भी होगा। मतलब कि क्या, अगर भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए ये कंडीशन है तो सर अगर ये नॉट इक्वल हुए तो तब फिर हमारा आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे अगर मैं इसी में इन्वॉल्व रखूं नॉन एग्जैक्ट को भी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट की बात करते हैं। मतलब कि क्या कि अगर हमारा क्या चीज, ये डिफरेंशिएशन डेल m बाय डेल y डेल n बाय डेल x ये नॉट इक्वल टू ईच अदर हो गया, मतलब कि ये इक्वल नहीं हुआ तो हमारा कैसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट बन जाएगा। तो अगर नॉन एग्जैक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ये नॉन एग्जैक्ट हुआ तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो अभी तक तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बात कर ही रहे थे, तो कुछ नया नहीं है इसमें भी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी कुछ केसेस लेंगे हम कि कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हम इस इक्वेशन को, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना पाए। तो मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफिनेशन दूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आखिर ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, कि जिसको मल्टीप्लाई करने से, किससे मल्टीप्लाई करने से, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। मतलब कि क्या, अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास
नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, इसमें अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई ऐसा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर जिससे वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, ठीक है, वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा नॉन एग्जैक्ट से और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, तो मैं जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस फॉर्म में वापस सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, इस फॉर्म में फिर से सॉल्यूशन आ सकता है। तो मुझे बस अब खेल है पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पता लगाने का कि जिससे मैं वापस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकूं और फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन को लिख सकूं। तो अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, पर हमें कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। कुछ कुछ बेसिक से 3 टाइप के इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, पर हाँ आईईएस के क्वेश्चन में, मतलब कि ईएससी प्रीलिम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कैसे क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं नॉन एग्जैक्ट की ही बात कर रहा हूं तो यहां पे अगर मैं लिखूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे पता लगाना है मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब कि हमें एक ऐसा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बताना है जिससे नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट बन जाए, तो बस वो पता लगाना है। तो उसके भी हम कुछ केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से क्या केस होगा, देखिए इस पूरे चैप्टर में ना काफी सारे केसेस डिस्कस करें, पूरा थ्योरी पार्ट हो रहा है, और फिर उसको एक बार समझ गए तो फिर सिर्फ हमें न्यूमेरिकल्स पे अटैक करना है। तो अगर मैं टाइप 1 लूं, टाइप 1 ले रहा हूं मैं, टाइप 1 कैसे, टाइप 1 ये कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, ठीक है, जिसमें m और n फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है। अब मैं अगर ये जो m है और ये जो m है वो पूरे के पूरे टर्म्स का पावर सेम हो, मतलब कि क्या, वो होमोजीनियस हो, ठीक है, होमोजीनियस मतलब कि क्या, अगर ये कुछ इस फॉर्म का है, ठीक है, तो अगर ये पूरा m ऐसे है, सपोज ये ऐसे, तो मैं अगर यहां पे x और y को किससे रिप्लेस कर दूं, kx और ky से, ठीक है, x को किससे रिप्लेस किया, मैं x को रिप्लेस किया kx से और y को रिप्लेस किया ky से, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे k क्यूब एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे भी क्या होगा, k क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से मैं k क्यूब को बाहर निकाल सकता हूं फिर वापस, ठीक है। तो बिना कुछ डिस्टर्ब किए क्वेश्चन को अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पे k क्यूब आ जा रहा है बाहर, मतलब कि क्या, ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है, ठीक है, कि अगर मैं x को kx में रिप्लेस कर दूं और y को ky में रिप्लेस कर दूं और मैं कोई कॉमन फंक्शन ले सकता हूं बाहर, और m और n दोनों के दोनों में डिग्री सेम हो फंक्शंस का, ठीक है, मतलब कि क्या, होमोजीनियस हो, अगर उसमें भी कोई और टर्म हो जिसके बाद मैं रिप्लेस करने के बाद उनसे कॉमन ले सकूं और दोनों के दोनों का पावर डिग्री एक ही रहे, ठीक है, दोनों का डिग्री एक ही रहे और दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, तो अगर मैं लिखूं टर्म्स हैविंग, टाइप 1 कैसा हो रहा है, टर्म्स हैविंग m and have terms having terms of same total power, ठीक है। न्यूमेरिकल में आप अभी फॉर टाइम बीइंग आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिखता है जिसमें m dx प्लस n dy फॉर्म का है, जिसमें m और n का फंक्शंस का पावर, ओवरऑल पावर सेम हो, तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली मिलता है हमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन एज 1 बाय m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, ठीक है। पूरे के पूरे m फंक्शन m को x से मल्टीप्लाई करो और पूरे के पूरे n को y से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं दूसरा टाइप 2 का बात करूं,
टाइप 2 क्या होने वाला है, टाइप 2 ये होने वाला है कि अगर ये फिर से m वापस हमारा m dx प्लस n dy फॉर्म का हो, पर यहाँ पे अब वो क्या हो रहे हैं, होमोजेनियस फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, मतलब कि क्या सारे पावर्स इक्वल नहीं हो रहे हैं m और n के, तो फिर n dy फॉर्म का तो है पर पावर इक्वल नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज स्पेशल देखा जा रहा है कि वो जो फंक्शन है उसमें से पर मैं एक साइड से y को कॉमन निकाल सकता हूँ, दूसरे साइड से x को कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि यहाँ पूरे के पूरे m वाले फंक्शन से मैंने y को कॉमन निकाल लिया और मेरे पास एक फंक्शन बचा, अब पूरे के पूरे n फंक्शन n से मैंने x को कॉमन निकाल लिया और मेरे पास एक g फंक्शन बचा। तो अगर मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है 1/mx माइनस ny, ठीक है, m इंटू एक्स माइनस एन माइनस एन इंटू वाई, ठीक है। आप अभी ये सब चीज को लिखते जाइए, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में टाइप्स लिखकर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया था तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया था, वैसे ही हम इसमें भी पहले टाइप्स लिख लेते हैं फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो आपका जितना भी डाउट था वो सब क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप 3 की बात करूं, टाइप 3, तो यहाँ पे टाइप 3 में वापस m dx प्लस n dy फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, पर अगर वो टाइप 1 और टाइप 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइप 1 और टाइप 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है अगर, मतलब कि क्या, अगर मैं उससे लिख रहा हूं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसका एक पहला केस लेता हूं मैं, केस ए, ठीक है, केस ए। तो उसमें अगर टाइप 1 और टाइप 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कैसे आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा डेल m बाय डेल y माइनस डेल n, ठीक है। मतलब कि क्या किया मैंने कि देखिए, पहली बात तो ये पूरा का पूरा बात किसके ऊपर हो रहा है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात हो रहा है कि पहले तो हम क्वेश्चन को देख के पहले क्या चेक करेंगे कि वो वेरिएबल सेपरेबल से अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, या तो फिर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस से अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, या तो फिर क्या कि वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वेशन इक्वल होना चाहिए। तो अगर वो एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है तब हम फिर लास्ट में बात करेंगे नॉन एग्जैक्ट की। नॉन एग्जैक्ट में हम देखेंगे टाइप 1 हो रहा है कि नहीं, मतलब कि वो होमोजेनियस फंक्शन हो रहा है कि नहीं, होमोजेनियस फंक्शन हो मतलब कि टोटल पावर सेम आ रहा है कि नहीं, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली हमको फॉर्मूला से निकल जाएगा। अगर वो पावर सेम नहीं आ रहा है और वो y अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ और इससे x कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा डायरेक्टली निकल जाएगा mx माइनस ny फॉर्म में, ठीक है। लास्ट में अगर ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 भी नहीं हो रहा है मेरा, तो फिर मैं टाइप 3 में जाऊंगा जिसका केस ए है मेरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या किया मैं कि इसमें डेल एम वाई, ठीक है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स किया, सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद या तो पहले मैं n से डिवाइड करूंगा और देखता हूं अगर मैं ये पूरा ऑपरेशन फाइंड करने के बाद अगर मेरा जो फंक्शन आया वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x हुआ, मतलब कि क्या, देयर इज नो टर्म ऑफ y, अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऑफ टर्म ऑफ y नहीं आता है और मेरा सिर्फ फंक्शन ऑफ x बचता है यहाँ पे, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ fx करूंगा इंटू dx करूंगा, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे। अब अगर केस b की बात करूं तो जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है, मतलब कि क्या, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे कि डेल n बाय डेल x कर दूं माइनस डेल m बाय डेल y कर दूं और डिवाइड बाय m कर दूं, और अगर वो मेरा फंक्शन ऑफ y आ जाता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते हैं ये चार मेथड से, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के दोनों केसेस को देखकर जैसे ही मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है सबका,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने से मैं तुरंत क्या करूंगा, नॉन एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। नॉन एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा और मेरे पास एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, राइट। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम जो आता है उसी को अप्लाई कर पाए, मतलब कि जो चीज़ सीखे हैं उससे ही न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, वो उसका मतलब नहीं है। अभी आप सीख रहे हैं मैथ्स को, ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अगर नहीं भी समझ में आता है तो अगर हम जब न्यूमेरिकल्स अप्लाई सॉल्व करेंगे ना तो उससे आपको वो जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था वो भी समझ में आने लग जाएगा कि क्या बात हो रहा था और कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अगर जिन लोगों को समझ में आ गया होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ा कंडीशन क्या होगा यहाँ पे समझ आने के लिए कि आप जो नोट्स मैं देते जा रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करोगे, एक अच्छी सी कॉपी में नोट्स मेंटेन करोगे और फिर साइड बाय साइड जैसे न्यूमेरिकल्स का भी मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ वैसे ही आप करते जा रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लूँ तो मुझे ये बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू बताने बोल रहे हैं। अल्फा और बीटा कहाँ पे है, ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा का मुझे वैल्यू बताना है फॉर इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, फॉर इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। आप अपना पेज पलटा के देखिए इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए क्या चाहिए। पहले बात तो ये कि हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है। हमारा पास क्या आना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, कैसे पता है कि देखो अगर मैं इसको पहले यहां पे रख दूं, मतलब कि ये वाले टर्म को इधर रख दूं और इसको इधर रख दूं, तो अभी अगर जब मैं m और x निकाल रहा हूं, देखिए यहां पे dx के साथ m रहेगा, dx के साथ m रहेगा मतलब कि क्या, ये पूरा टर्म m है और dy के साथ n रहेगा मतलब कि क्या, ये पूरा टर्म n है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हुआ कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन m है और कौन सा फंक्शन n है। m dx के साथ रहेगा, n dy के साथ रहेगा, ठीक है। अब गलती कैसे हो सकता है, फंसाया कैसे जा सकता है एग्जाम में, अगर मैं ये वाला टर्म को पहले दे देता और ये वाला टर्म को बाद में दे देता, ठीक है, पहले dy के साथ देता और इसको इधर दे देता, तो आप क्या करते, आप सोचते कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है, एक वो ऐसे ही का ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आप अगर इसको m लेते और इसको n लेते तो आपको पूरा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप से ही गलत हो जाता पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या था, हमको आइडेंटिफाई करना था प्यार से कि m और n क्या है। m dx के साथ रहेगा, n dy के साथ रहेगा, ठीक है। अगर ये चीज पहले दी होती तो आप इसलिए चेक करते हमेशा, राइट, dx वाला टर्म। अब हमें पता चल गया कि m और n क्या है। अब मुझे पता है कि कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस ये थी कि डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। ये क्या है, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। ये क्या है, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। कोई जल्दी नहीं है, हमें हम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे ना उसके बाद फिर कभी डाउट नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट थिंग डेल m बाय डेल y निकालूं, डेल m बाय डेल y निकाल रहा हूं, मतलब कि क्या, इस पूरे के पूरे फंक्शन को किससे कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y कंसीडरिंग x कांस्टेंट। डिफरेंशिएट किया मैं तो क्या आ रहा है मेरे पास 3। डिफरेंशिएशन आप भी करते जाइए साइड बाय साइड, डिफरेंशिएशन ही तो करना है बस। तो 3 अल्फा एक्स वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, राइट। और यहाँ पे डेल n बाय डेल x करता हूँ मैं, मतलब कि n फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं x से कर रहा हूँ कंसीडरिंग y एज कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या आ रहा है 2xy स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स, ये फंक्शन आ रहा है। तो मैंने यहां पे डिफरेंशिएट कर दिया, डेल m बाय डेल y निकाल लिया, डेल n बाय डेल x निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला जा रहा है कि ऐसी क्या वैल्यू ले अल्फा और बीटा की ताकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। और इक्वेशन एग्जैक्ट होने के लिए इन दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये टर्म्स इक्वल होने चाहिए। और टर्म्स का इक्वल कब होंगे, जब अगर मैं
इन दोनों को देखूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल आना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स इक्वल आना चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस, मतलब कि क्या, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक्स वाई स्क्वायर को कंपेयर कर रहा हूं, तो देख रहा हूं मैं कि 3 अल्फा एक्स वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं? ठीक है, तभी तो होगा ना सेम। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हट जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2/3। वैसे ही बीटा कॉस एक्स मस्ट बी इक्वल टू कॉस एक्स, इसका मतलब क्या, बीटा की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो अगर ये दोनों चीज की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2/3 होती है और बीटा की वैल्यू 1 होती है, तो del m बाई डेल वाई, del n बाई डेल एक्स इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आने से ये पूरा का पूरा इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको डिफरेंशियल एग्जैक्टनेस चेक करने के गेट में अक्सर आते हैं। तो ये चीज आप बेसिकली याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग आपको आइडेंटिफाई करना है m और n को। इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको पक्का फंसाएगा कि पहले dy वाला टर्म दे देगा, और जो लोग रट के गए होंगे उन लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले टर्म को m लेंगे, बल्कि वो dy के साथ रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि dx के साथ m होना चाहिए, dy के साथ n होना चाहिए। एग्जैक्टनेस चेक करने का कंडीशन अप्लाई करना है और फिर कंपेयर करके कोफिशिएंट्स निकाल लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप हमेशा टेस्ट सीरीज में भी और गेट के पेपर्स में भी देखेंगे। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टनेस चेक करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट नॉन होमोजेनियस, मतलब कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो बात किए थे, उनके इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालने वाला बात को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो ये है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला टाइप डिस्कस करते हैं। पहला था टाइप 1, जिसमें कि कैसा था कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म का है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कि क्या, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, तब फिर आपका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, और क्या कंडीशन दिया था मैंने कि ये दोनों m और टर्म्स, m एंड n का टर्म्स हैव सेम पावर। और पावर चेक करने के लिए हमने क्या किया था, x को रिप्लेस किया था kx से, y को रिप्लेस किया था ky से, और k क्या है, k है आपका सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल है, राइट। तो मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है m और n को। तो dx के साथ होता है m और dy के साथ होता है n, तो आइडेंटिफाई कर लिया मैं। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, मतलब ये पूरा फंक्शन होमोजीनियस होने के लिए अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं kx से, y को रिप्लेस कर दूं ky से, तो क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे k टू द पावर क्यूब आ रहा है। देखिए kx स्क्वायर मतलब क्या, k स्क्वायर और इंटू वाई दैट इज ky, तो ये k क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x, और यहाँ पे क्या, kx इंटू ky स्क्वायर, राइट। तो पूरा का पूरा वापस कितना निकल रहा है मेरे पास, पूरा का पूरा टर्म k क्यूब यहाँ से कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे टर्म का पावर कितना है, यहाँ पे पूरे के पूरे टर्म का पावर है k क्यूब, मतलब कि 3। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x को रिप्लेस करूँ kx से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, k क्यूब हो जा रहा है, तो k क्यूब इधर से बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, k स्क्वायर इंटू k दैट इज k क्यूब। तो पूरे का पूरा n भी किसके पावर का है, k क्यूब का है। तो m और n दोनों k क्यूब के हैं, मतलब कि क्या, पावर्स ऑफ, मतलब फंक्शंस ऑफ m एंड n हैव द टर्म्स हैविंग सेम पावर, दोनों का सेम पावर है, मतलब कि फंक्शंस होमोजीनियस है। तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कि 1 बाय m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, ये फॉर्मूला था। तो मैं m इंटू एक्स करता हूँ, मतलब कि क्या, m इंटू एक्स, ठीक है, तो m क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स कर दिया, ठीक है, प्लस एन वाई। ठीक है, n क्या है भाई, ये माइनस साइन को मत भूलिएगा। ठीक है, ये माइनस साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म m है। ठीक है, ये पूरा टर्म m है। ठीक है, ये पूरा टर्म n है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, राइट, प्लस 3x² y इंटू वाई, ये पूरा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। अब एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है कि ये क्या हो जाएगा, x³ y माइनस 2x² y² माइनस x³ y प्लस 3x² y²। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस और फिर ये माइनस 2x² और ये x², तो यहाँ पे मेरे पास आ जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² y²। ठीक है, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो ये IES में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली, ठीक है, कि डायरेक्टली आपको क्या निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आप पहले क्या चेक किए कि ये होमोजीनियस है कि, फर्स्ट थिंग आपका हमेशा ये क्या रहेगा, m और n को आइडेंटिफाई करना। m और n को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको चेक करना है क्या कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। तो अगर बात इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हो रही है तो डेफिनेटली ये नॉन एग्जैक्ट का होगा, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो मैं चेक करूंगा कि ये टाइप 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो टाइप 1 हमारा क्या था, टाइप 1 ये था कि दोनों m और n का टर्म्स क्या होना चाहिए, सेम पावर का होना चाहिए। तो मैंने चेक किया सेम पावर आ रहा था, पूरा का पूरा ओवरऑल पावर सेम था इसका और इसका। तो फिर डायरेक्टली हमने फॉर्मूला से क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पावर फॉर्मूला था mx प्लस ny। तो ये था पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एग्जैक्टनेस का कंडीशन देख लिए फर्स्ट क्वेश्चन से, फिर टाइप 1 देख लिए थे mx प्लस ny कैसे करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 से। अब हम चेक करने वाले हैं 1/mx माइनस ny जो टाइप 2 था हमारा, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट कंडीशन का टाइप 2 था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, उसको इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, इसमें ये किस टाइप का दिख रहा है, ये mdx प्लस ndy फॉर्म का तो है, ndy फॉर्म का तो है, पर एक चीज ये है कि जैसा कि टाइप 2 मैंने बोला था कि इसमें y वाला टर्म बाहर आ जा रहा है, y वाला टर्म बाहर आ जा रहा है, और ये क्या बच रहा है मेरे पास, फंक्शन ऑफ xy, और यहाँ पे x वाला टर्म बाहर आ जा रहा है और मेरे पास बच रहा है फंक्शन ऑफ gxy। ठीक है, यही था टाइप 2। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला था, ये होने वाला था 1 सेम चीज था प्लस mx माइनस ny होने वाला था। ठीक है, प्लस की जगह माइनस होने वाला था बस। तो बस वही करना है, पर चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। mx माइनस ny, m क्या था, m ये है, ठीक है, m ये है, क्यों, क्योंकि dx के साथ है। n क्या है, विथ माइनस साइन पूरा n है, ठीक है, माइनस साइन को कभी भूलना मत, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो अब मैं कर रहा हूं सॉल्व, तो 1 m क्या है, y 1 माइनस xy, राइट। फिर n क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस करना है, फिर ny, ठीक है, तो विथ माइनस साइन x 1 प्लस xy, ठीक है, फिर इनटू क्या, इनटू y, राइट। तो ये चीज हो गया। अब बस मुझे सॉल्व करना है इसको, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था एल्जेब्रिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय। तो ये क्या हो गया, ये हो गया xy माइनस x² y², ठीक है, माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस ये हो जाएगा xy फिर x² y²। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये और ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इन लोग को बोलते हैं गुड बाय। अब ये बचा हमारे पास 1/2xy, 1/2xy। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप देखिए, एक बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेंचुअली किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई होने वाला, जो हम
डायरेक्ट एग्जैक्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सॉल्यूशन करते हैं उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो एक c वाला टर्म था, याद है, एक c वाला टर्म था इज इक्वल टू c आ रहा था। c क्या था? कांस्टेंट था। तो अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय अगर आप माइनस साइन को कंसीडर नहीं भी करो या किसी कांस्टेंट को कंसीडर नहीं भी करो तो भी चलता है। क्यों चलता है? इसलिए चलता है भाई क्योंकि जो कांस्टेंट है अगर हम उसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो वो 2 उस कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा c के साथ, मतलब कि वो c जो था उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको समझाने के लिए अगर ये 2 को हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय यहाँ पे अगर माइनस साइन होता या कोई कांस्टेंट होता तो अगर मैं उसको हटा भी दूं तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हमें आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। तो अब आप बताइए कि पहली बात तो ये थी भाई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट था। नॉन एग्जैक्ट क्यों था? आइए चेक करते हैं। नॉन एग्जैक्ट इसलिए था क्योंकि डेल एम बाय डेल वाई अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये आ जा रहा है, अगर मैं कितना है वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है 1 माइनस 2xy के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस 2xy के इक्वल आ रहा है। और डेल एन बाय डेल एक्स को चेक कर रहा हूँ अगर मैं, तो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है? ये इक्वल आ जा रहा है -1 प्लस 2xy के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, -1 प्लस 2xy के इक्वल आ जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें नॉट इक्वल टू ईच अदर है। तो इसका मतलब क्या? ये नॉन एग्जैक्ट हो रहा था। अगर ये नॉन एग्जैक्ट हो रहा है तो हम क्या किए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। अब मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा जैसे ही, तो ये पूरा का पूरा नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं पूरा इसी से, तो ये मेरे पास क्या है? ये पुराना नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब ये क्या? 1 बाय एक्स वाई को पूरा का पूरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा क्या होगा? वो हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद तो पूरा 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या बच रहा है? ये वाई स्क्वायर। इसको अगर मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ भाई, तो फिर यहीं पे सिली मिस्टेक होती है। फिर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स वाई, तो 1 बाय एक्स आ गया, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास एक्स 1 बाय वाई आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? dx हो गया माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जा रहा है 1 बाय वाई प्लस क्या? प्लस हो जा रहा है ये x dy इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास नया आ रहा है। अगर मैं इसको चेक करूं, कैसे चेक करूंगा? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y तो मेरे पास क्या आएगा? -1। इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आ रहा है? -1। अगेन मुझे दिख रहा है डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। मतलब कि जो ये इक्वेशन पूरा आया वो किसके इक्वल आ गया? ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो आखिर जो हमने थ्योरी में पढ़ा था क्या कि जैसे ही मुझे मिला नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने क्या किया? केसेस को कंसीडर करके टाइप 2 के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से जब मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो क्या था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब जैसे ही मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो अब मैं क्या करूँगा? डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, कैसे? इंटीग्रेशन करने के लिए कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए नो टर्म्स ऑफ x।
ठीक है। तो x का कोई भी टर्म मैं नहीं लूंगा और फिर इक्वेट कर दूंगा इक्वल टू किसके, c के। तो यही c की मैं बात कर रहा था कि अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अगर यहाँ पे 2 भी लेते ना, तो 2 को अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 2c मतलब 2 को इधर ले जाके इधर मल्टीप्लाई करता तो वो कांस्टेंट में आर्बिट्री कांस्टेंट में जाके ही ऐड हो जाता, तो उससे कोई डिफरेंस पड़ता नहीं, राइट। जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो x को यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, तो 1/x, ठीक है, ये क्या हो गया, 1/x इज नथिंग बट ln x माइनस 1/माइनस y क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया yx माइनस नो टर्म्स ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो माइनस ln y, ठीक है, प्लस x तो होना ही नहीं चाहिए, तो भाई यहाँ पे पहले x वाला टर्म को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा था, ठीक है, नो टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, कोई भी x वाला टर्म को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गया हमारे पास इज इक्वल टू c। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन। इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ मैं तो ln x माइनस ln y गिव्स मी ln x बाय ln y, ठीक है। ये मैं ये क्या लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में पिछले क्लास में भी आपको बताया था, तो ये हो गया माइनस yx इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इज इक्वल टू ln x y इज इक्वल टू yx प्लस c। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन आ गया पूरा का पूरा, क्या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। कैसे आया, पहले मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको मल्टीप्लाई कर फाइंड किया, उसको एग्जैक्ट बनाया और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था उससे उसको निकाल दिया। तो ये था पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने। अब देखिए सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, ये है अब लास्ट टाइप 3 का केस 1 होने वाला है। ये कैसे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि मुझे आइडेंटिफाई करना है m और n को। तो m मेरे पास दिख रहा है, ये फंक्शन पूरा m हो जा रहा है, और ये फंक्शन इंक्लूडिंग 2 को मत भूलिएगा, ये पूरा n हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट थिंग क्या करूँगा, डेल m बाय डेल y निकालता हूँ। डेल m बाय डेल y निकाल रहा हूँ तो मेरे पास आ जा रहा है 3xy² प्लस 1, ठीक है। और डेल n बाय डेल x निकाल रहा हूँ अगर मैं, तो मेरे पास आ जा रहा है 4xy², ठीक है, 4xy² और क्या प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 ये हो जा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, मतलब कि क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहला एनालिसिस था। अब अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है क्या, x टू द पावर y क्यूब k टू द पावर 4, यहाँ पे k आ जा रहा है, k टू द पावर 4 k टू द पावर 4। तो यहाँ पे मैं कॉमन k नहीं निकाल पा रहा हूँ किसी भी फंक्शन से, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे m और n के पूरे टर्म्स का सेम पावर नहीं हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे टाइप 1 नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शंस होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, सब सारे टर्म्स का पावर 1 नहीं है, राइट। तो ये पहला टाइप नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग कि अगर मैं यहाँ पे x और y को कॉमन निकाल पा रहा हूँ क्या, तो अगर मैं यहाँ से y कॉमन निकालता हूँ तो y तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, पर क्या यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, पर यहाँ से x कॉमन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये y fxy प्लस x gxy dy इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इसमें सेकेंड टाइप भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हमें मजबूरन में थर्ड टाइप में जाना होगा, जिसमें हमको चेक करना पड़ेगा दो केसेस को। दो केसेस मतलब कि क्या, ये देखना पड़ेगा कि डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x अपॉन n ले, जो कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स आता है कि नहीं, या तो फिर डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y अपॉन m ले, जो कि फंक्शन ऑफ y आता है कि नहीं। अगर वो दोनों में से कोई एक भी आता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर देख के बता दूं, देख के अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं 3xy² 4xy² प्लस 2, ठीक है। तो क्लियरली अगर मैं ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं डेल n बाय डेल x माइनस डेल m
बाय डेल वाई। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जा रहा है, अभी डिनोमिनेटर में मैं डिसाइड नहीं किया हूं कि मैं m को लिखूं कि n को लिखूं। ठीक है, पर मैं यहां पर देख पा रहा हूं डिफरेंस मेरा क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये आने वाला है। अगर मैं अब यहाँ पे m को रखता हूँ नीचे, m को अगर मैं नीचे रख रहा हूँ, ये देखिए ये है m, अगर मैं इसको m को नीचे रखा हूँ यहाँ पे, अगर m को मैं नीचे रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहेगा, ये ऐसा ये आ जा रहा है, और ये फिर एक्स वाई क्यूब, तो यहाँ पे एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। अब मैं y को कॉमन लेता हूँ, तो y को मैं कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो अब देख पा रहे हो कि अब ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होने वाला है। तो मैंने इंस्पेक्शन करके मतलब देख कर ही बता दिया कि नीचे m n, पहले तो मैं सब्ट्रैक्शन लिया, सब्ट्रैक्शन करने से मुझे पता चल गया कि ये रिजल्ट आने वाला है, उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हो। अगर n को रखते तो क्या ऐसा सिंप्लीफाई हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने m को नीचे रखा, और m को नीचे रखा तो मैं देखा कि ये पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है और मेरे पास एकदम सिंपल सा फंक्शन आ जा रहा है जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ एफ वाई है। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंक्शन आ गया। तो अगर फंक्शन ऑफ एफ वाई आ गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आराम से प्यारा सा निकल जाएगा कि वो किसके इक्वल होगा, e टू द पावर फंक्शन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर एल एन वाई इज इक्वल टू वाई। तो सिंपल सा देखिए कितना अच्छा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है मेरे पास y का। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से तो मेरे पास आ जाएगा क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो y मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एक्स वाई 4 वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई 5 डी वाई इक्वल टू 0। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को विथ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट कैसे चेक कर रहा हूँ मैं, देखो इसको अगर मैं किससे डिफरेंशिएट करूँ, y के टर्म्स में करूँ तो 3x वाई क्यूब आ रहा है प्लस 2x 2y आ रहा है। अगर इसको करता हूँ x के टर्म्स में तो 2x वाई क्यूब सेम एज दिस आ रहा है, मतलब 2x वाई क्यूब प्लस इंटू 2 हो जा रहा है तो 4 हो जा रहा है। ठीक है, 4x वाई क्यूब प्लस दिस इज नथिंग बट प्लस वाई, और ये क्या हो रहा है, ये तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो प्लस सेम आया कि नहीं आया, एक बार चेक करें अगर मैं एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इसका अगर करता हूँ डेल m बाय डेल y किया तो मेरे पास आ गया एक्स वाई क्यूब, तो ये हो गया 4x वाई क्यूब। ठीक है, प्लस क्या हो गया, प्लस 2y। ठीक है, और डेल n बाय डेल एन एक्स क्या आ गया, ये इक्वल टू आ रहा है 2x वाई क्यूब का मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो 4x वाई क्यूब प्लस 2x वाई दैट इज इक्वल टू 2y, और उसका डिफरेंशिएट तो देखो अब सेम आ गया। तो मतलब कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुका है, मतलब कि क्या हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही था, वो एग्जैक्ट बना दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा इस टर्म को इंटीग्रेट करूंगा कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट। तो y एज कांस्टेंट अगर मैं कर रहा हूं और यहां पे क्या आना चाहिए, नो टर्म ऑफ 2 को मत भूलिएगा, नो टर्म ऑफ x, तो ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा, बस ये टर्म रहेगा। ठीक है, हो गया सॉल्व ऑफ क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई 6 बाई 6, तो ये इज इक्वल टू सी। यहाँ पे 1 + 3 तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई 4 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई 6 बाई 3 इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है पूरा। ठीक है, ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको पूरा टाइप्स क्लियर हो चुका है, अब आपको समझ आ चुका है कि हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पे फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा वन ऑफ द मेथड था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चन ही मोर देन इनफ है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा, सारे नोट्स आप मेंटेन करते जा रहे होंगे। अब चलते हैं एक लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट मेथड होगा। ठीक है, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.